नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में। प्रिंस राज नाम है हमारा और आज के जवाब जनता तक के इस कार्यक्रम के में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं और सबसे पहले इनसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे। सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। देवेश चंद्र ठाकुर, दरअसल ये नाम जो है शिक्षा के क्षेत्र में खास करके जिस तरीके से ये एक नए मुकाम पे पहुंचा है, इसके पीछे की एक कहानी काफी संक्षेप में सर किस तरह की रही हो? देखिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र और बिहार के जितने स्नातक क्षेत्र हैं, 6 स्नातक क्षेत्र हैं बिहार विधान परिषद में और 6 शिक्षक क्षेत्र हैं। लेकिन 2002 में सबसे पहली बार मैं निर्दलीय लड़ा और मतदाताओं के आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली। अगर आप किसी भी पुराने मतदाता से भी बात करें तो आपको वो बताएंगे कि 2002 से पहले पूरे बिहार में इस चुनाव क्षेत्र का कोई बहुत ज़्यादा अहमियत या महत्व नहीं हुआ करता था। उदाहरण तो मैं आपको एक बता दूं कि 2002 से पहले तिरहुत स्नातक क्षेत्र में मात्र 2-3 हजार मतदाता हुआ करते थे। पूरे क्षेत्र में 4 जिला मिला के इस क्षेत्र में 4 जिला हैं, 28 विधानसभा हैं और मात्र 2-3 हजार मतदाता होते थे। आप सोच सकते हैं। और मैं जब पहली बार आया और मैंने मेहनत की तो 46,000 मतदाता पंजीकृत हुए। आज नतीजा ये है, 3 बार मैं लड़ चुका हूं, जिसमें 2 बार मतदाताओं ने आशीर्वाद निर्दलीय के रूप में मुझे दिया, एक बार मैं जेडीयू में था। तो आज ये परिस्थिति है कि इस बार जो पंजीकरण हुआ है स्नातक, हमारे तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए, और जिसकी चुनाव 26 अप्रैल को हो जानी थी, 7 मई को हम लोगों का एमएलसी का ओथ हो गया होता। इस बार के चुनाव में लगभग 1 लाख मतदाता है। तो कहाँ 3,000 से हम लोगों ने शुरू किया और आज 1 लाख मतदाता है। तो मैं तो समझता हूं कि ये जागृति आई है स्नातकों के बीच में। इससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार पर दबाव पड़ेगा। क्वेश्चन है बेसिकली, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो तिरहुत के उस स्नातक क्षेत्र में आते हैं और इन सभी में जो शिक्षा का स्तर है बेसिकली जिसकी बात करते हैं आपके, अब जैसे आपने कहा भी कि जो शिक्षा का स्तर है पहले से बहुत बेहतर हुआ भी और निश्चित तौर पे हुआ है, क्योंकि युवाओं का ग्रेजुएशन के लिए फिर आगे की जो कक्षाओं के लिए है उनका नामांकन इस बात का प्रमाण भी है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो उससे और बेहतर किया जाना भी जरूरी है, संभावनाएं बहुत सारी। नहीं, मैं तो आपसे थोड़ा ज़्यादा कहूँगा। मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ जो शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी तक हम लोग बिहार में नहीं दे पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ एक ग्रेजुएट हो जाना, बीटेक हो जाना, ये काफ़ी नहीं है। जितनी प्रतियोगिता इस देश में है युवाओं के बीच में नौकरी पाने के लिए, उसमें जब तक आप सिर्फ एक डिग्री आपने पा लिया, बीए हो गए, बीएससी हो गए, एमए हो गए, एमएससी हो गए, बीटेक हो गए, एमटेक हो गए, इससे नहीं होगा। अगर आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पूरे देश में, पूरे दुनिया में जाइए तो आपको हम लोग जो यहाँ शिक्षा दे रहे हैं उससे किसी को नौकरी मिल जाएगी, मुझे बिल्कुल इस बात की यकीन नहीं है। सही बात है सर, जिस तरीके से जो शिक्षा नीति रही है हमारी और जिसमें सुधार की ज़रूरत भी थी, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं तो कंपटीशन वर्ल्ड में फ़िलहाल जब सराउंड वर्ल्ड हम देखते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। जो लेवल ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जिस एजुकेशन के क्वालिटी की जो लेवल होनी चाहिए, हम लोग बहुत नीचे हैं। और मैंने बार बार विधान परिषद में और हमारे नेताओं और शासकों के बीच में इस बात को रखा है कि भविष्य अच्छे शिक्षा देने पर ही कोई भी प्रदेश का भविष्य, कोई भी देश का भविष्य, वहाँ शिक्षा की क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है कि नहीं, इसी पर निर्भर करता है। कृपया इसकी ओर ध्यान दीजिए। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में इस बात की, इसलिए कि अब इतना दबाव शिक्षित लोग भी और स्नातक लोग भी बढ़ रहे हैं, शिक्षा का सब जगह डिमांड भी हो रहा है, लोग नौकरी मांग रहे हैं सब जगह, और जब नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से शासकों को
सरकारें जो भी आएंगी सरकारें, उनको इसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा। एक सवाल ये है कि 15 साल एक लंबा समय, लंबा आसरा होता है, और इस दौरान 15 साल पहले की जो मतलब शिक्षा की स्थिति रही होगी और आज जो कंडीशंस हैं उसमें किस तरह के बदलाव दिखाई देते हैं आपको? नहीं, आज ये संख्यात्मक बढ़ाई बढ़त बहुत हुई है। उस समय जितने लोग आते थे पढ़ने या जितने परिवार अपने बच्चों को भेजते थे पढ़ने, तो उसमें संख्या बहुत बढ़ी, संख्या में वृद्धि बहुत हुई है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आई है कि नहीं, मैं इस पे अभी तक इसके लिए मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। इसके लिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, शिक्षा की ललक, शिक्षित होने की ललक, अच्छी डिग्री होने की ललक। देखिए, मैं पूना से पढ़ा लिखा हूँ, महाराष्ट्र में मैंने ज़िंदगी बिताई, आधी ज़िंदगी, और मैं हर साल लगभग 100 बच्चों का, अपने यहाँ के बच्चों का, अपने यहाँ मतलब बिहार के बच्चों का, जिसमें स्वाभाविक है हमारे क्षेत्र के ज़्यादा लोग, 100 बच्चों का एडमिशन बिना डोनेशन के महाराष्ट्र में पूना वगैरह के कॉलेजों में मैं कराता हूँ। बीटेक में, एमबीए में, लॉ में, इस तरह के वहाँ के बड़े बड़े संस्थाओं में हम लोग वहाँ के एडमिशन हम लोग करवाते हैं, मैं करवाता हूँ, और किसी को कोई डोनेशन नहीं लगता। जहाँ 5-5, 10-10 लाख रुपए डोनेशन लगते हैं, वो सब माफ़ करके सिर्फ फीस पे हमने डोनेशन। ये पिछले 40 साल से मेरा काम चल रहा है। मैंने 1000, 2000, 3000 बच्चों को एडमिशन करवाया होगा। तो वहाँ से जो लोग निकलते हैं उसमें 95% बच्चों को नौकरी मिल चुकी है, अच्छी नौकरी मिल चुकी है। यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं अब पढ़ाई करके, बेचारों को कहाँ नौकरी मिल पाती है। क्या लगता है, मतलब इस तरह की जो बातें हम लोग करते हैं, क्योंकि जिम्मेवारियां भी हैं, लोग ने अगर मान लीजिए चुन के भेजा है, अगर भरोसा जताया है, तो जिम्मेवारियां भी बहुत है, लोगों के लिए काम करना है। जैसे आपकी मानसिकता दिख भी रही है, कहीं ना कहीं हमें विकास के लिए ही काम करना है, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना है। नंबर्स बहुत मैटर्स नहीं करते, मैटर ये करता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन के तहत कितने लोगों को लेके आते हैं। तो मतलब इस 15 साल में किस किस तरह के स्टेप्स लिए गए आपके द्वारा, जो कि बिहार विश्वविद्यालय, वहाँ एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ लगभग 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होते हैं उसकी शिक्षा नीतियों से और उसके द्वारा किए गए काम से, क्या लगता है सर? नहीं, आपको बता दूं, कोई भी एक विधायक या विधान पार्षद की बहुत ही सीमित, सरकार के पास जो खामियां हैं शिक्षा में उसको उजागर करना, सरकार को बताना कि ये खामियां हैं विधान परिषद में और जगह जगह पे, इसमें वो करने का काम एक विधायक या विधान पार्षद का, तो उसमें कहीं हम लोग पीछे नहीं रहे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार पर जनता की ओर से ये दबाव नहीं रहती है। जब चुनाव में नेता जाता है, मैं आपसे पूछता हूं, आप भी मतदाता हैं, जब चुनाव में नेता जाता है, क्या कोई एक भी मतदाता है कि जो पूछता है कि साहब आपने शिक्षा में सुधार क्यों नहीं लाई? एक भी है, मुझे बता दें। पूरे बिहार में कोई पूछता है? शायद पूछता है कि आपके मैनिफेस्टो में शिक्षा का जिक्र भी नहीं है। ये तो परिस्थिति हमारी जनता की है। तो जनता जब तक, आखिर जो नेता है, राजनेता है, चाहे किसी दल का हो, उसको वो चाहता है मैं किसी तरह निर्वाचित होकर वापस आऊं। तो जनता जब तक वो भय नहीं दिखाएगी नेताओं को कि साहब आप शिक्षा सुधारिए, मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए, मेरे बच्चों को कल नौकरी चाहिए, और जब तक वो अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगा उसको, तब तक वो मिलेगी, तब तक वो नौकरी उसको नहीं मिलेगी। तो हमको बाकी ये जात पात छोड़िए, बाकी ये हमारा सब्सिडी वगैरह छोड़िए, आप मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाई कब दीजिएगा हमारे यहाँ, सो बताइए। जब तक जनता ये नहीं डिमांड करेगी तब तक मत उम्मीद कीजिए कि हम लोग को बहुत सुधार आएगा। सर, बेसिकली जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक एजुकेशन को लेकर बातें होती है, रिसोर्सेज की बात होती है, और खासकर बिहार जैसे जगह की बात करें, बिहार जैसे राज्य की बात करें, संसाधन बहुत कम है, नंबर्स जो संख्या लड़कों का, बच्चों का है वो ज़्यादा है, बच्चे कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल्स वगैरह से। मिड डे मील की योजना शुरू की गई इसको लेकर के, लेकिन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कहीं भी अरेंज नहीं किया गया, अभी तक वो अरेंज नहीं है। क्या किया जाना चाहिए? करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ। आखिर दूसरे राज्य हैं, दिल्ली जैसे राज्य में कैसे इतना शिक्षा सुधर गया? वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। और मैंने कहा कि नेता जो है वो हमेशा डरता है मतदाता से कि कल होके मुझे किसी कारण ये हटा न दे। तो जनता को, शासकों के बीच में जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में जाते हैं, उनके मन में ये भय देना पड़ेगा कि मेरे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो शिक्षा है। मेरे बच्चों को मैं नहीं सीख सका, मैं नहीं पढ़ सका, मेरे बच्चों को कम से कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। सिर्फ मिड डे मील मत दिखाइए, सिर्फ यूनिफॉर्म मत दिखाइए, सिर्फ साइकिल मत दिखाइए,
मुझे अच्छे शिक्षक दीजिए, मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए, तभी जो है मैं आपको वोट दूंगा। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आज की शिक्षा है। जब पूरा देश का और प्रदेश का मतदाता ये बात अगर नेता के दिमाग में डाल देगा, तब जाके सुधार आएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर अगर बात करें तो लगभग वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, इन सभी के बीच जो है बिहार विश्वविद्यालय एक बहुत बेहतर तरीके से अपना जो है योगदान देता है शिक्षा के क्षेत्र में। एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो बिहार यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर कभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया सर, तो इसको लेकर के मतलब कोई आवाज़ आपने उठाई या फिर इस तरह की नीति? सैकड़ों बार एकेडमिक कैलेंडर की बात हो, सही समय पे परीक्षाएं होनी चाहिए, सही समय पे परीक्षा फॉल रिजल्ट्स होनी चाहिए, सैकड़ों बार, एक दो बार नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं बेसिकली जिनकी नौकरी केवल इसीलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि उनका मार्कशीट उनको समय पे नहीं मिल पाया। इस तरह की बहुत सारे, पिछली बार भी 2 केसेस ऐसे मिले भी। मैं आपको कितने उदाहरण इस तरह के दे सकता हूं, आप थक जाएंगे, कल रात हो जाएगी। इतनी खराब परिस्थिति है, कब परीक्षा हुआ, परीक्षा हो गया। अब आपको एक छोटी उदाहरण आपको देता हूं। यहाँ के सिस्टम क्या थी कि साहब कोई नई सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करनी है यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए आपको MBA इंट्रोड्यूस करना है। सिस्टम क्या है, एकेडमिक काउंसिल में बात आती है, एकेडमिक काउंसिल उसको पारित करता है, सीनेट में जाती है, सिंडिकेट में आती है, सीनेट में आती है, वो पारित हो जाता है और कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी तो सरकार की हैं, वो प्राइवेट तो है नहीं, शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो जाती है राजभवन माननीय राज्यपाल के अनुमोदन के लिए, और वो 10 साल 20 साल तक वहाँ पड़ी रहती है, कभी कभी अधिकांश समय पे। लेकिन ये माना जाता है कि सीनेट में जब पारित हो गया तो माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमोदित कर दिया, क्योंकि उनकी कुर्सी वहाँ पर रहती है, और कोर्सेज शुरू हो जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, डिग्री निकल लेते हैं। MBA की जो कोर्स है बिहार यूनिवर्सिटी की 78 में पारित हुई, 10-20 हजार बच्चे MBA करके निकल गए। आज तक वो राज्यपाल से अनुमोदित नहीं है, लेकिन MBA है, बेचारे बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे हाल में देखा गया कि कई कोर्सेज जो हो गए थे बच्चों के और उन पर उन्होंने नौकरी पा ली, और उसके बाद राज्यपाल ने उस पर रोक लगा दी कि ये कैसे हुआ। राज्यपाल सचिवालय से उस पर रोक लगा दी गई कि ये कैसे हुआ, जब यहां से अनुमोदित नहीं है, मैं इन डिग्री को नहीं मानता। अब इसका क्या औचित्य है? स्टूडेंट्स को भेजना, सिर्फ छात्र भुगतता, और किसको हो रहा है? और तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई औचित्य है? अगर आपने नहीं भेजा, आप जानिए आपने क्यों नहीं भेजा। ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, आपने तुरंत भेज देना चाहिए था। ये कह देना चाहिए था कि जब तक ये हम यहां से अनुमोदित नहीं करते हैं तब तक ये कोर्स शुरू नहीं होगा। लेकिन वहां आपने कोर्स शुरू हो जाने दिया, और उसके 10 साल के बाद आप कह रहे हैं कि साहब ये कैसे हुआ। तो ऐसी समस्याओं को लेकर कोई गंभीर होता नहीं है। देखिए, ये बहुत दुख की बात है। बेसिकली क्या है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव, अगर मतलब किसी और तरीके के चुनाव है, विधायक का चुनाव है, सांसद का है, मुख्य कोई भी चुनाव अगर इस तरह का है तो वहाँ कोई अनपढ़ व्यक्ति भी खड़ा होकर चुनाव जीत सकता है। लेकिन जब स्नातक निर्वाचन की बात आती है तो वहाँ पे निर्वाचित वही व्यक्ति होगा जिसके पास अच्छी शिक्षा होती है। तो वैसे केस में जो है, आपको शायद नहीं मालूम है, स्नातक लड़ने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मेरे ही सामने 2 टर्म पहले एक नॉन मैट्रिक सज्जन आ गए थे हमारे सामने लड़ने। संविधान उसको मना नहीं करता है। द वोटर नीड्स टू बी ए ग्रेजुएट, दिस इज ए ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, द वोटर नीड्स टू बी ए ग्रेजुएट, नॉट द पर्सन हु इज अ कैंडिडेट। ही कैन बी इवन ए सेकेंड क्लास फेल पर्सन। ये संविधान की कमी, ये संविधान की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी दोष है कि ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने के लिए अब जो लड़ रहा है वो स्नातक नहीं हो तो चलेगा, मैट्रिक नहीं हो तो चलेगा, लेकिन मतदाता होना चाहिए। मान्यता एक ऐसी होनी भी चाहिए कि आप जिसको लीड कर रहे हैं, आपके जो वोटर्स हैं, अगर वो ग्रेजुएट हैं तो लीडर जो होगा उसका तो ग्रेजुएट होना एक निश्चित तौर पे मतलब ये होना चाहिए। बट अगर इस तरह के सिस्टम्स अगर हैं जहाँ पे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस क्षेत्र में भी कोई गैर स्नातक आ जाए लड़ने के लिए, ऐसे लगता है। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए नीति निर्धारण जो होता है, कम से कम ऐसे लोगों का काम होता है जो लीड कर रहे हो और उनके पास उनका फ्रंटियर मतलब अच्छा इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉब्लम्स को नज़दीक से देख पाएँ, उनको फील कर पाए और उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स वगैरह जो भी है वो बना सके ताकि उसको पास करा के उनके बेहतरी के लिए काम किया जा सके। चलिए, ये तो रही काम का मतलब इस तरह की बात है। एक निजी सवाल आपसे, कानून के क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद राजनीति में इस तरीके से अपने आप को एंट्री दिलाना किस प्रकार का अनुभव रहा? देखिए, आपने कई एक IAS अफसर देखे होंगे, IIT कर गए लेकिन आ गए IAS में। तो बहुत बार
जो है जीवन की जो जीवन की जो ये है चलते रहता है। अब हम लोग बचपन से ही थोड़ा ज़्यादा जिसको कहा जाए एक्सट्रोवर्ट जिसको कहा जाता है, इंट्रोवर्ट और हाँ एक्सट्रोवर्ट जो होता है हम लोग उस तरह से रहे। और जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहता है उसको ये सार्वजनिक काम में ज़्यादा मन लगता है, तो वो हम लोग हाँ समस्याएं दिखाई देती हैं। और जब वो समस्या किसी का निदान कर सकता है समस्या का तो उसको वाहवाही मिलती है। उस उम्र में वो सोचता है कि वाह मुझे वाहवाही मिल रही है, तो वो उससे और प्रभावित हो जाता है और चाहता है कि मैं लोगों की समस्या का निदान करूं, और धीरे धीरे इसी तरह राजनीति में खींचने आता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जीवन की अगर एक दो बड़ी भूल है हमारे जीवन की, तो वो ये है कि मुझे अधिवक्ता बनना चाहिए था। मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिवक्ता सीतामढ़ी के थे, और उनकी ये इच्छा थी कि मेरा कम से कम एक संतान यहाँ पर अधिवक्ता बने या कहीं भी अधिवक्ता बने, हमारे लाइन का हमारे बाद ये जारी रहे। लेकिन डिग्री तो मैंने देश के बहुत अच्छे कॉलेज से हासिल कर लिया, फर्स्ट डिवीज़न मैंने पाया और वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया उसमें था। लेकिन यही बात कि उसके बाद नेताओं के बीच में संगत होती गई। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं आकर्षण जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा खींच लाया उस तरफ। मैंने बताया ना आपको, जब उस उम्र में जब आप बहुत परिपक्व नहीं होते हैं, आपके विचार कोई बहुत ज़्यादा अनुभव पर आधारित नहीं रहते हैं, और आप सोचते हैं कि मैंने 10 आदमी का काम करा दिया तो सब आदमी मुझसे ऑब्लाइज है, मुझसे बहुत खुश हैं और मेरी इसी तरह से ख्याति बढ़ती जा रही है, तो आदमी सोचता है चलो चुनाव भी लड़ लें। इसी तरह से आदमी खींचा चले जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा निर्णय रहा मेरा, ऐसा मैं नहीं मानता। ये मेरे जीवन का एक दो बड़े भूलों में से मैं अपने जीवन का मानता हूँ। दरअसल सरकार के साथ भी चूंकि मतलब नीतीश कुमार के साथ आप रहे भी हैं, वहाँ से उनके टिकट पे चुनाव भी लड़के जीता भी है आपने। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप बिना किसी पार्टी के, मतलब जब पार्टी के नहीं थे फिर भी लोगों का भरोसा आप पे था, तो वैसे केस में जो है परिस्थितियाँ वोटर्स के प्रति जो है जिम्मेवारी और ज़्यादा लगती होगी। ऐसा लगता होगा लोगों का जो भार है वो ज़्यादा है, लोग उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि बिहार जैसे जगह में जो राजनीति चलती है, जाति प्रधान राजनीति होती है, यहाँ बहुत मतदाता भी कम काम जब आते हैं काम के लिए तो हर जात के आदमी आपके पास आ जाते हैं। जब आप वोट मांगने उनसे जाते हैं तो वो अपने जात की तरफ देखने लगते हैं। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश और बिहार की, इसमें कोई शक नहीं। बावजूद इसके हमारे यहाँ आप मेरे घर पर आए, कभी सीतामढ़ी आए और आप रहें 2-4 दिन और देखें मेरे पास किस तरह से लोग आते हैं। कोई ऐसा समाज का आदमी नहीं है जो नहीं आता मेरे पास, और कोई ऐसा समाज नहीं है जो मुझे वोट नहीं देता। आरजेडी के लोग बढ़ चढ़कर मुझे वोट देते हैं, किसी भी दूसरे दल के लोग, भाजपा के रहें कांग्रेस के रहें, बढ़ चल के देते, इसलिए कि मेरा काम वैसा रहता। मैं सिर्फ आपको या तो भारतीय समझता हूँ या बिहारी समझता हूँ। मैं न किसी का जात देखता हूँ न कुछ, मुझे किसी तरह से कोई मतलब नहीं होता है। जो काम बन पड़ता है जेन्युइनली ट्राई करता हूँ। 100 में से 70-80 काम हो ही जाते हैं। बेचारे देखते हैं कि कोशिश, बाकी भी नाराज होकर कभी नहीं जा सकते हमारे यहाँ से, क्योंकि देखते हैं कि मैंने प्रयास किया है। तो यही मेरी पूंजी है। दरवाज़ा हमेशा सबके लिए खुला रहता है। कोई ये मुझे नहीं कह सकता कि मेरे पास कभी आया तो उसको सम्मानजनक उसके काम के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया। एक भी आदमी आपको पूरे मेरे 28 विधानसभा में दिख जाए, मैं आपको उसी समय अपनी इस्तीफा दे दूंगा। एक भी नहीं मिल सकता आपको। कहते भी हैं कि एक व्यक्ति का दरअसल सवाल भी था ये कि जब भी हम इस तरह की बात करें तो एक सवाल कम से कम जरूर रखें कि जो आम राजनीति होती है और खासकर जो पढ़े लिखों की राजनीति होती है, मतलब ये जो है इसमें पढ़े लिखों का शब्द इस्तेमाल करना जरूरी भी था। क्या डिफरेंसेस हैं दरअसल, कैसा मालूम हुआ, किस तरह के अंतर दिखाई दिए? नहीं, फ़र्क तो है, काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हालांकि मेरे इसमें नहीं है। देखिए 2 क्षेत्र हैं हमारे यहाँ होते हैं पढ़े लिखों से कनेक्टेड। एक होता है ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी, एक होता है टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी। टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटर्स हैं वो सिर्फ टीचर्स हैं। ग्रेजुएट्स में ग्रेजुएट्स भी हैं, जो टीचर्स भी हैं वो भी हैं, जो अनएम्प्लॉयड भी हैं बेचारे वो भी हैं, कोई दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी हैं, या एम्प्लॉयड नहीं है वो भी हैं। तो ये ऑलमोस्ट आम चुनाव हो जाता है जो ग्रेजुएट का है। लेकिन इसलिए कि ग्रेजुएट्स हैं तो स्वाभाविक है, और वो भी पढ़े लिखे क्षेत्र के हैं, तो आप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, अपने आप यूनिवर्सिटी के मामलों में आ जाते हैं। पूरे प्रदेश में क्या है शिक्षा की हालत, कहाँ पर कौन से हमारे ज़िला में कौन से कॉलेज है जिसमें कुछ और सब्जेक्ट्स की एफिलिएशन दिलवा दे, ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को मुजफ्फरपुर नहीं जाना पड़े, सीतामढ़ी में रहें। अभी हमने हाजीपुर के एक स्कूल में एक ही महिला कॉलेज है सरकारी पूरे हाजीपुर में,
तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पीजी की पढ़ाई नहीं होते थे, तो सारे बच्चों को जाना पड़ता था मुजफ्फरपुर। तो मैंने सब कोर्सेज शुरू करवा दिया हाजीपुर में, अब उनको जाना नहीं पड़ रहा है। तो ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ। इस तरह से जो जो काम आता है करने को मिलता है, सौभाग्य है, करते रहते हैं। मतलब ये है कि जो शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जाना आजकल की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और शायद समय की सबसे बड़ी मांग भी। अगर व्यावसायिक तौर पे अगर हम शिक्षा को अगर उस तरीके से जोड़ के रखते हैं तो वैसे केस में एक टेक्निकल एजुकेशन होता है, आपके पास जॉब हमेशा आपका होता है, आपको ज़रूरत नहीं कि हमेशा सरकारी जॉब के मतलब की राहें ही ताकनी पड़े। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम हासिल भी कर सकते हैं, सपना पूरा किया जा सकता है एक अच्छे लाइफ का। तो बिहार यूनिवर्सिटी जो कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ मतलब रजिस्टर्ड हैं, और वैसे केस में आपको लगता है जरूरी इस बात की मालूम होती है कि वहाँ भी ज़रूरत है इस चीज़ की जिसको सही अनुपालित किया जाए कम से कम सही तरीके से। नहीं, बिहार, आपने बहुत अच्छी बात कही। बिहार यूनिवर्सिटी का तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ क्यों, बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितनी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, सभी जगह टेक्निकल एजुकेशन पूरे पर फोर्स, पूरी ताकत से शुरू हो जानी चाहिए। आखिर बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर कितने ज़्यादा कॉलेजेस हैं, पूरे बेतिया, चंपारण जितने हैं, हमारे मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, सारे उसमें आ जाते हैं। तो वहाँ के बच्चे, गरीब बच्चे प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं, वो मुजफ्फरपुर आके कहाँ रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अगर उनके ज़िले में जो कॉलेज हैं वहाँ पर क्यों नहीं हम लोग सारा टेक्निकल कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं, ताकि आदमी को नौकरी मिल जाए? ये बहुत बड़ी कमी है। अब सरकार साधन की कमी बताए या जो कहे, लेकिन और जगह से साधन काट के शिक्षा में देकर अगर आप सबको सुधार कर लें, पूरे शिक्षा में सही तरह से एजुकेशन कर दें बच्चों को, तो उनका नहीं, राज्य का और देश का भी भविष्य अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर शिक्षा में विकास ना किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है निश्चित तौर पे ये देश के विकास और राज्य के विकास के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल कर रही है, इसमें क्या शक है, 100%। और मैं हर जगह बोलता हूँ, चाहे हमारे सरकार के लोग रहें करें, हमेशा मैंने ये बात कही है कि शिक्षा पर जितना हम लोग को ध्यान, सिर्फ ये कह देना कि हम 22,000 करोड़ शिक्षा में बजट में दे दिए, हो गया, आपका जिम्मेदारी खत्म। अरे वो 22,000 करोड़ कहाँ खर्चा हो रहा है, कितने शिक्षित हो रहे हैं हम? सबसे ज्यादा पैसा आप शिक्षा में खर्चा कर रहे हैं, और बिहार कितना शिक्षित आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है सर कि जो पैसे लगते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्टेंट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और चूंकि मैनेजमेंट के तौर पे एक अच्छा इंसान जब मैनेजमेंट कर रहा होता है खुद से, तो उसका पूरा रिजल्टेंट देखता है कि राशि जो लगी है हमको वहाँ से मिला क्या, रिटर्न क्या है। जब तक रिटर्निंग के बारे में बात नहीं करेंगे, राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। उस मामले में हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं। एक नागरिक होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी की सरकार की शिकायत किसी की इसकी नहीं कर रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते मैं उस मामले में संतुष्ट नहीं हूँ। सर मतलब सरकार की जो अभी जो स्थिति चल रही है कोरोना को लेकर के, फिलहाल जो कंडीशंस हैं, पूरा एकदम, अब पटना तो और भी ज़्यादा मतलब रेड एरिया में चिन्हित हो गया है। मरीज़ जो है लगातार मिल रहे हैं, आज भी 3 नए मरीज़ मिले हैं फर्स्ट अपडेशन के अकॉर्डिंग, कल भी 2 मिले थे। तो वैसे कि इसमें किस तरह का मतलब, देखिए, ये जो बीमारी है सबसे पहले विदेश से हिंदुस्तान में आई, और हिंदुस्तान में थोड़ा हम लोग रिएक्ट करने में इसमें थोड़ा देरी किए हैं, हम लोग थोड़ा रिएक्ट करने में देरी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पहले से हम लोगों को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, शायद हम लोगों ने इसकी सीरियसनेस को समझी नहीं, क्योंकि ये बाहर से आई है, कोई हम लोग के यहाँ से इसका उत्पन्नता नहीं हुई। तो बाहर से आई, उसके बाद अपने देश में लोग ले जाने लगे कैरियर बन के सब जगह, और जब बढ़ने लगा तब हुआ कि साहब अब तो सब कोई, अब सारी लॉकडाउन हो गया, सब कोई घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। मजदूर बेचारे रास्ते पे आ गए, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उनकी सैलरीज बंद हो गए। मालिक बोलने लगे साहब हमारा कुछ बिक ही नहीं रहा, हमको कहीं पैसा ऐसा नहीं आ रहा है, हम कहाँ से देंगे। और तब पूरे देश से करोड़ों लोग अपने अपने घर को निकले, और कितनी ट्रैजिक बात है, देखिए किस तरह से लोग रोड पे पैदल आ रहे हैं, साइकिल लेके बच्चियां आ रही हैं अपने माँ बाप को यहाँ पर, जो रास्ते पर वो गुड़कता है, हैंडीकैप्ड लोग उस पर से चल के चले आ रहे हैं। एक हैंडीकैप बेचारा एक पैर से पैडल चला रहा है और दूसरा पैडल अपने हाथ से चला रहा है। तो ये सब देखने को मिला, कोई ट्रक पर छिप कर आ रहा है, कोई पानी की टंकी में छिप के आ रहा है, कोई रेलवे से कट जा रहा है, ये सब हुआ है, बहुत ही ट्रैजिक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो बावजूद उसके मैं समझता हूँ बिहार में नीतीश जी ने फिर भी हम समझते हैं अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ में खुद ध्यान दे रहा है। अब देखिए, हर आदमी पर और हर पदाधिकारी पर, बिहार के हर मुलाजिम पर नज़र रखना कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ये मुश्किल है, ये किसी के लिए संभव नहीं। लेकिन ये दिखाई दिया है, मैं तो समझता हूँ कि अगर आप देखिए पूरे देश के जितने मुख्यमंत्री को देखिएगा, तो जितना एक्टिवली इन्वॉल्व होके एक एक चीज़ में उन्होंने ध्यान देकर काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि
ही डिजर्व्स क्रेडिट, इसमें कोई बात नहीं। अब जो अब आ रहे हैं हमारे यहाँ, बाहर से माइग्रेशन हो रहा है और सारे लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तरह से ये लोग अगर पहले आ गए रहते तो वहाँ ये अक्वायर नहीं किए रहते, वहाँ पर ये बीमारी को अपने अंग पर नहीं ले लिए रहते। वो वहाँ से लेके आ रहे हैं और यहाँ फैल रहा है। फिर भी मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि बिहार में परिस्थिति बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन आप यहाँ के रिकवरी रेट भी देखिए, वो भी अच्छी है। तो थोड़ी सी एक कमी है हम लोग के अपने नेचर में कि हम लोग खुद भी बहुत जिम्मेदार नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बनना चाहते। जो क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे हैं बच्चे लोग, वो दिन भर घूमने चले जाते हैं बाहर, चौक चौराहे पर चले जाते हैं, वो रहते नहीं, क्वारंटाइन का मतलब नहीं समझ रहे हैं, वो वहीं रहते तो बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो ये हम लोग के नेचर में है, उसके लिए बेचारा सरकार क्या करेगी। अब हर आदमी पर 4 आदमी रखें, ये संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इसमें एज ए सिटीज़न, मैं पार्टी के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि नीतीश जी का काम इस मामले में अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर, बेसिकली पिता की इच्छा थी कि वकील बने, डिग्री तो ली गई, लेकिन राजनीति का आकर्षण ने अपनी तरफ खींचा, और उसके बाद जो है राजनीति, पढ़े लिखों की राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद परिस्थिति ऐसी है, अगर आकलन करें तो राजनीति में जिस तरह का आपका कद है, कितना संतुष्ट हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, क्योंकि राजनीति का मतलब दो मतलब रहता है कि मैं ऊपर जाते रहूँ, दूसरा रहता है कि मैं जनता का सेवा करूँ। मेरी चुनौती है व्यक्तिगत रूप में जनता की सेवा की बात की अगर तुलना करें तो मैं किसी से भी आगे हूँ, ये मेरी चुनौती है, खुला डिबेट मैं कर लूँ, किसी से भी आगे हूँ। ऊपर जाने की बात है तो मुझे उसकी कोई ये नहीं है, ज़रूरत तो किसी को नहीं रहती, लेकिन मुझे उसकी ललक नहीं है, ना मुझे उससे, मैं ऊपर नहीं गया, बहुत आगे नहीं गया, मैं संतुष्ट आदमी हूँ। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मैं जनता की सेवा में मुझे मिलती है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, मुझे उसमें कहीं कोई कमी नहीं महसूस होती है। दर्शकों का दरअसल एक सवाल भी था कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं, और राजनीति के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा जो पैशन की अगर बात करें तो किन किन चीज़ों में जो है मतलब थोड़ा सा समय दिया जा सकता है? मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे, स्वच्छता का बहुत ज़्यादा मुझे सब कोई मेरे घर में सब जानते हैं, मेरे स्टाफ भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा मैं जीवन बहुत शौक़ से जीता हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मैं खाना बनाने का बड़ा शौकीन हूँ, भोजन करने का बड़ा शौकीन हूँ, हर अच्छा चीज़ का शौक़ है मुझे। मैं गार्डनिंग बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आपको अपने अभी के जो फूल हैं उसकी फ़ोटो भी दिखा दूँ 10 दिन का, तो आपको आश्चर्य होगा। अगर पटना में ऐसे आपको गार्डनिंग अगर कोई बता दे तो मैं चैलेंज करता हूँ। तो गार्डनिंग का वैसे ही मेरा हाल है। मैं क्लीनलीनेस का मुझे बहुत ज़्यादा ये है। उसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ, आज तक मुझे आपको कोई एक आदमी नहीं बता सकेगा कि मैंने किसी भी तरह का कोई इमोरल काम, अनैतिक, देखिए मैं ऐलानिया तौर पर मुझे जो वेतन मिला है 18 साल में, मैंने वापस जनता को दे दिया है। कहा जाता है कि देवेश ठाकुर वेतन नहीं लेते हैं, तो वो प्रावधान है नहीं वेतन नहीं लेने का, लेकिन ऐलानिया तौर पर, जैसे कोसी का बाढ़ आया था 2008 में, हमने 6 साल का अपना वेतन मुख्यमंत्री के राहत कोष में दे दिया। इसी तरह के सारा पैसा मैं वापस उधर ही दे देता हूँ। तो मेरी ये पैशन है कि किसी तरह आपके या जनता के कष्ट को अगर हमसे उसको राहत मिल जाए हमसे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पैशन रहता है। और मैं किसी के प्रॉब्लम को आखिरी तक कोशिश करता हूँ। गलत काम में मैं किसी को मदद करता नहीं, गलत लोगों को अपने काम में कभी मदद लेता नहीं। कोई भी रहने दे, कितना भी बड़ा रहने दे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी इस पर मैं निर्भर हूँ नहीं। परिवार ने जो संस्कार दिए हैं, जो शिक्षा दी है, उसको मैं पूरा फॉलो करता हूँ। क्लासिकल मेलोडी सॉन्ग जो है बैकग्राउंड में इस तरीके से बज रहा है, 24 घंटा मेरे यहाँ गाना चलते रहेगा, 24 घंटा चलेगा। सिंगर्स जो पसंद हो आपको? ये सब हम लोग बचपन में तो कॉलेज में भी थे तो भी हमको पुराने गाने ही अच्छे लगते थे। गाना कितना पसंद है? नहीं, गाना आता ही नहीं है, गाऊंगा तो आप भाग जाइएगा यहाँ से। इस तरह की चीज़ें दरअसल होती ही हैं, और हम मानते भी हैं कि इंसान को हमेशा यही सोच के रखना चाहिए, क्योंकि सुनने की बात जब आती है तो हमेशा अच्छा सुनते हैं। स्वाभाविक है। हर आदमी अच्छा थोड़ी गा सकेगा, वो भी एक कला है। जैसे हर की जितनी अच्छा आप कंपेयरिंग कर लेंगे, हर आदमी नहीं कर सकेगा। तो जितनी एंकरिंग आप कर लीजिएगा, अच्छा हर आदमी उतना अच्छा कर लेगा, ऐसी बात तो है नहीं। वो तो अपना अपना ये है। जो लोग अच्छे गाते हैं वो चले जाते हैं, गायक बन जाते हैं। सुनने वाले हैं तब तो गायक बनते हैं। अब सुनने वाला नहीं रहे मेरे जैसा, तो कौन गाएगा?
इम्पोर्टेंस भी बढ़ता है। और संगीत के अलावा फिर जो मतलब खेल वगैरह में कुछ रुचि? हाँ, स्पोर्ट्स में मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व गेम था। कौन सा है मतलब? फुटबॉल। खेलते हैं आप तो फुटबॉल में लगभग कितने टाइम दिए? वो कभी ऐसा इच्छा हुआ कि स्टेट मैं लेवल? महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता था, मैं महाराष्ट्र की टीम में था। देखिए, महाराष्ट्र स्कूल की तरफ से मैं महाराष्ट्र के राइफल शूटिंग में रिप्रेजेंट किया हूँ, स्विमिंग में किया हूँ, हॉर्स राइडिंग में किया हूँ, फुटबॉल में किया हूँ। एनसीसी का महाराष्ट्र का बेस्ट कैडेट था मैं 69 में जिस साल मैं कॉलेज ज्वाइन किया। मतलब वर्दी से जुड़ाव रहा है। कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि फिर मतलब उस तरफ जाना चाहिए? नहीं, वो नहीं रहे। तो इस तरह की स्थिति जो आप देख रहे हैं, मतलब जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की है शायद जो अब तक अनछुआ था। बहुत सारी ऐसी नसें खोलने की कोशिश की है जो जिस पे बात बहुत कम हुई थी, क्योंकि जो चेहरा आपने अभी तक देखा था वो राजनीतिक चेहरा हो सकता है, सामाजिक चेहरा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक अनकही थी वो बातें भी सामने आई हैं। और अब बस एक सवाल, एक आखिरी सवाल, जीवन का सबसे ऐसा क्षण, सबसे महत्वपूर्ण वो क्षण जो जब भी याद करना चाहते हो तो थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, मतलब परिवार के साथ होने का अनुभव होता है? ऐसे तो हैं बहुत सारे प्राइवेट इमोशनल बातें रहती हैं, उसकी तो सार्वजनिक किया नहीं जाता है, वैसे तो है नहीं। और इसके अलावा कोई खास ये नहीं, कुछ नहीं। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जो बड़े अचीवमेंट्स रहे हों, क्योंकि हर एक राजनेता का अपना एक सपना होता है कि एक फोटो फ्रेम हो, ड्रीमिंग जो प्रोजेक्ट है, फोटो फ्रेम हो जिसमें बड़े बड़े चेहरे हो, साथ में हम खड़े हो, ऐसा कब मालूम हुआ? कितने लोग ऐसे? नहीं, देखिए, बात में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि राजनीति में आके लोग समझते हैं कि मैं इतने साल विधायक रहा, मैं इतने साल मंत्री रहा, मैं इतने साल लोकसभा में रहा, और इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। मैं उसको उपलब्धि नहीं मानता, मैं जितना सेवा कर सकता हूँ जनता का उसको उपलब्धि मानता हूँ। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस, और बिहार का स्थापना दिवस इस विषय को लाने वाला बिहार में और इसको स्थापित करने वाला देवेश चंद्र ठाकुर है। बिहार में स्थापना दिवस की घोषणा 2009 के किसी मंत्रिमंडल के कैबिनेट में हुई जो राजगीर में हो गई थी। इत्तेफाक से मैं भी उस मंत्रिमंडल में था, मेरे सामने हुई। जब अपनी सरकार बनी, अपनी मतलब नीतीश जी की सरकार पहली बार बनी, मैं निर्दलीय जीत के आया था 2002 में, और 6 में सरकार बनी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी जाके एक दी और मैंने उनसे बताया कि सर, आज तक आश्चर्य है कि दुखद आश्चर्य है कि बिहार में बिहार दिवस नहीं मनाया जाता है। महाराष्ट्र में 1 मई को बिहार दिवस है, शायद राजस्थान में 18 मार्च है, हर राज्य का अपना अपना स्थापना दिवस और मनाया जाता है, बिहार में नहीं मनाया जाता। और फिर मैंने इतिहास दिया कि किस तरह 1911 में भारत सरकार, अंग्रेजी हुकूमत कलकत्ता से उठ के दिल्ली गई, और 1912 में किस तरह से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जो एक ही प्रेसिडेंसी माना जाता था, इन तीनों अलग राज्यों का घोषणा हुआ, और किस तरह से फिर सरकारें ये बनी और कैसे कैसे नोटिफिकेशन हुआ और कितने तारीख को हुआ। मैंने वो चिट्ठी लिख के दी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और उन्होंने तुरंत कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया कि भाई ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम लोग के जहन में आज तक नहीं आया था, किसी का नहीं गया था। और 3 साल उसकी पूरे सर्वे हुई, पूरी कागजात निकाली गई, पूरा निकाला गया, और वही 6 का मैंने दिया चिट्ठी, और 9 में उसकी इत्तेफाक से मैं भी उसमें कैबिनेट में था, और राजगीर के कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाएंगे। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। आप वो देखिए, चेजिंग द गोल्डन ड्रीम, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन पर मेरा इंटरव्यू लिया है उसमें, कि आपने ये किया कैसे, आपको ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वो उसी का सर्टिफिकेट है। और उसके बाद एक जिम्मेदारी 2012 में माननीय मुख्यमंत्री ने हमको दी थी, बिहार दिवस के संदर्भ में ही। उन्होंने कहा कि जहां हमारे बिहार के लोग बिहार से बाहर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में ज़्यादा बसे हुए हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उनके बीच जाना चाहता हूं और बिहार दिवस मनाना चाहता हूं, तो बम्बई की जिम्मेदारी आपको देते हैं, आप ले सकें। हमने कहा निश्चित रूप से ले लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। और वो 2012 में जो बिहार 15 अप्रैल 2012 को हम लोगों ने बिहार दिवस की कार्यक्रम मुंबई में मनाई। ऐतिहासिक कार्यक्रम थी, ऐतिहासिक, जिसकी तस्वीर आपके पीछे है वहाँ। 1.5 लाख आदमी सिर्फ बिहारी बम्बई के सुमैया मैदान में आदरणीय नीतीश कुमार के लिए
वहाँ उपस्थित थे। अकेला उस कार्यक्रम का संयोजक मैं था और अकेला उस कार्यक्रम को मैंने हैंडल किया। उतनी बड़ी उपलब्धि, उतनी बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यक्रम मैं नहीं समझता हूँ कि माइलस्टोन है वो। और वो खुद माननीय मुख्यमंत्री साहब कभी जिक्र करेंगे तो वो खुद बताएंगे कि ऐसा कार्यक्रम बिहार से बाहर हमारा आज तक कभी नहीं हो सका है। और उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार से बाहर किसी भी मुख्यमंत्री का अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में जाके इस तरह का कार्यक्रम, जहाँ 1.5-2 लाख आदमी रहे, तो ये कार्यक्रम अजूबा है बहुत अच्छी तरह से। और उसकी महत्व इसलिए बढ़ जाती है, आप लोग नौजवान हैं, ये बात 2012 की है। उस समय राज ठाकरे ने बवाल उठा दिया था, मना किया था कि आप कैसे आएंगे, मैं देखता हूँ गैर मराठी कैसे आएंगे, नीतीश कुमार कैसे आके यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ के राजनीति कर रहे हैं, कौन है ये देवेश ठाकुर, मैं ये कार्यक्रम होने नहीं दूंगा, मैं देखता हूँ मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से कैसे उसका कार्यक्रम में जा सकेंगे। और इतनी तनाव पूरे बम्बई में, सब कुछ खाली दिन भर टीवी चल रहा है तो बस इस कार्यक्रम के बारे में चल रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में इंटरव्यू हो रहा है, ये हो रहा है, मराठी इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, इस बात को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में जितने लोग थे, बिहार से खासकर, बिहार दिवस के रूप में एक ऐसा मैसेज उनके अंदर गया कि कहीं ना कहीं हमारे लोग भी यहाँ आते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। यही बता रहा हूँ। तो खैर वो कार्यक्रम, उसकी चुनौती हमने स्वीकार की राज ठाकरे की, और इतना शानदार कार्यक्रम हुआ कि आप उसकी वीडियो सब है। उसके बाद से आज तक किसी बिहारी को हाथ नहीं उठाया गया वहाँ। उससे पहले हमेशा होता था, मारपीट होता था, वहाँ के ठेले वालों पर मारपीट होता था, बच्चे जाते थे परीक्षा देने, वो उनके मारपीट होता था, भगा दिया जाता था। लेकिन उस बार पहली बार ये हुआ कि ये इतनी यूनाइटेड कम्युनिटी हो गई है, बिहारी बम्बई में भी संगठित हो गया। उसके बाद से आज तक कभी स्टेटमेंट्स वगैरह आया, लेकिन कभी भी फिजिकल एक्शन, वायलेंस कभी नहीं हुआ। तो वो भी मैं मानता हूँ जीवन का एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके के अचीवमेंट्स रहे हैं और अपना बहुमूल्य समय हम सबके साथ शेयर करके इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा, बार बार आइए। जी हाँ, ये हमारे साथ देवेश चंद्र ठाकुर थे और इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को बेबाकी के साथ और बड़े सधे अंदाज में जो है सारे जवाब आप तक पहुंचाए हैं हमारे माध्यम से। और हम भी चाहेंगे कि इस तरीके की चीज़ें, पॉलिटिक्स हो तो इस तरह के पॉलिटिक्स होने चाहिए जिसमें सामाजिक सरोकार और सामाजिक समस्याओं का निदान शायद सबसे ऊपर हो। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वैसे केस में कुछ अच्छे लीडर्स भी यहाँ से और आगे आ पाएंगे और इन सब के लिए भी शायद एक अच्छा मौका ये भी होगा, उन लोगों को लगेगा कि हम लोग को हमारी जो स्वीकारोक्ति है वो समाज में अच्छे तरीके से बढ़ रही है। आज के जवाब जनता तक में इस कार्यक्रम में बस यही, इतना ही। अगले किसी कार्यक्रम में फिर से किसी एक शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।